हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। पहले हम सेकंड चैप्टर का काफ़ी हद तक हमने पढ़ लिया है, बट किसी कारणवश हमारी वो वीडियो उतनी ही बन पाई, तो इसलिए हम इसको सेकंड पार्ट में फिर से लाए हैं और इसमें 1-2 पेज बच गए थे। उनको पढ़ाने के बाद में थर्ड चैप्टर पर अभी चलेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे सेकंड चैप्टर से संबंधित, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, ठीक है। और कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था और बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना पकाने के लिए भी करने लगे। और ये भी देखिए, जो मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते हैं ना, बहुत स्वादिष्ट बनता है और बहुत हेल्दी रहता है ना, ये भी है। तो अभी के समय में लोग ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना और खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो थोड़ा सा हेल्थ के लिए ध्यान देते हैं, ठीक है। तो चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज का अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। और इसके साथ साथ कब बन गए थे? जब ये पर्यावरणीय बदलाव आए मध्यकाल में, तब बन गए थे, जब ये लोग कृषि वगैरह सीख लिए थे और अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने लग गए थे, गड्ढे के नीचे खोद करके चीन बनाने लग गए थे, और ठीक है, टोकरी वगैरह। तब इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे और इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, ठीक है। तो कपड़े भी बुनने लगे थे, और कपड़े बुनने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? कपास की। तो कपास भी उगाए जाने लगे थे इसी समय तक, ठीक है। ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है हर एक जगह एक साथ आएंगे, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो ये परिवर्तन है हर एक जगह एक साथ तो नहीं आया, ये तो बात है, परंतु धीरे धीरे। और एक तरफ पर कई जगहों पर स्त्री पुरुष जो थे वो शिकार और कई जगह पर भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, ठीक है। और अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। कई लोग खेती और पशुपालन को, और कई लोग भोजन संग्रह को, और कई लोग शिकार को, ठीक है, इसी तरह से को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। बहुत लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर आजीविका, किसी मौसम में कुछ है तो करेंगे, क्योंकि देखिए अभी एक मौसम में गेहूँ उगाते हैं, तो कुछ और जो मौसम आएगा उस मौसम में क्या धान उगाएंगे, तो उसी तरह से। और किसी किसी मौसम में मजदूरी मिलती तो मजदूरी करेंगे। तो जो लोग थे अपने काम चलाने के लिए मौसम के अनुकूल कई काम करते थे, जैसे धान लगाने के समय धान लगाए, मजदूरी करने के समय मजदूरी की, घर बनाने के समय घर बनाने लग गए, मछली पकड़ने के समय मछली पकड़ने लगे, ऐसे बहुत सारे काम। सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो अब ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं मेहरगढ़ का। ये मेहरगढ़ वही है जो उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो मिली थी उनके बीच में बसा जो गाँव था, जहाँ पर 8000 वर्षों पूर्व, ठीक, वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने गेहूँ और जौ, चावल नहीं, गेहूँ और जौ उगाना शुरू किया था, आरंभ किया था। और वो स्त्री पुरुष उसी गाँव में भेड़ बकरी इत्यादि भी पालना शुरू किया था, ठीक है। तो वही मेहरगढ़ है। और ये जो है, इसके बाद में एक और हम पढ़े थे कि उत्तर पश्चिम पूर्व, यानी उत्तर पूर्व में ऐसे कुछ था। उत्तर पूर्व में या वो जो क्या बोलते हैं, गारो की पहाड़ी, गारो, और मध्य में विंध्य पर्वत और हैं स्थित हैं, और विंध्य के उत्तर में चावल को उगाना आरंभ किया था सबसे पहले। और ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो वो अलग हो गया, परंतु जो उत्तर पश्चिम में मुसलमान और किरथर के बीच में जो गांव है, जहाँ से गेहूँ चावल उगाना शुरू किया, उस मेहरगढ़ के बारे में देखते हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ को ढूंढो। तो ढूंढ लीजिए आप, पॉज करके, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के
पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो ये देखिए, आप देख लिए ना कि ये जो है ईरान जाने वाले, तो ईरान किधर पड़ता है, उत्तर पश्चिम की साइड ही पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, और वो रास्ते में बोलन दर्रा आता है। उस बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, ठीक है, हरा भरा एक स्थान है समतल, ठीक है। और मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है, और वही मेहरगढ़ स्थान है, ठीक है, जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना शुरू किया था, और भेड़ बकरी पालना भी सीखा था, ठीक है। तो कहाँ पर तो यह है कहाँ, मेहरगढ़ में। और सबसे पहले यहाँ पर जौ गेहूँ उगाना शुरू किया, और जो है भेड़ बकरी भी पालना शुरू किया, ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, और इनमें हिरण तथा सूअर और जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। तो किसकी किसकी हड्डियाँ मिली हैं यहाँ पर, तो हिरण, सूअर, जंगली जानवरों, भेड़ और बकरियों की, ठीक है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो यदि पूछ ले कि आयताकार और चौकोर घरों के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो मेहरगढ़ में। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। तो उन आयताकार घरों या चौकोर घरों में या फिर बोले प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, और जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, क्योंकि खेती वगैरह करते थे तो भंडारण भी तो करेंगे ना, ठीक है। मृत्यु के बाद मान्यता या मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। तो जो मर जाता था ना, उसके प्रति सगे संबंधी जो होते थे वो सम्मान जताते थे, ठीक है। और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, और इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। और मेहरगढ़ और देखें में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो देखिए, इतनी आस्था थी, इन लोगों को लगता था कि मरने के बाद भी जीवन होता है, तो इसलिए उसकी इष्टतम चीज़ को उनके साथ में दफना दिया जाता था। जैसे कि एक मेहरगढ़ में मिलता है, एक बकरी को उनके साथ में दफनाया गया था, ठीक है, कि वो वहाँ पर जा कर के इसको खाएँगे। मेहरगढ़ के घर का चित्र देखिए, घर तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे, जब है ही नहीं तो कैसे दिखते होंगे, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब ये 3rd चैप्टर है, इसको हम पढ़ने से पहले अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं 2nd चैप्टर के, इसके बाद में हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, खाद्य आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ये चैप्टर का नाम है, और इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए और उत्तर भी देखिएगा, ठीक है। फास्ट करेंगे, इसके बाद में हम 3rd चैप्टर पर चलेंगे। जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं बताइएगा। तो हम घुमंतू नहीं जानते हैं, खेतीहर नहीं जानते हैं, व्यापारी नहीं जानते हैं, हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आगे चलिएगा। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, और ऐसा करने के कई कारण थे, और उनमें से एक कारण नहीं है। तो कौन सा कारण नहीं? पहला कारण, तो देखिए पहला कारण यह है कि नगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों और फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। समाप्त है ना, यहाँ पे मैंने बताया था ना समाप्त, तो समाप्त है, तो ये भी है, ठीक है। दूसरा कारण देखिए, तो हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो पीछे पीछे मैंने बताया था ना सेकंड कारण, तो ये पीछे पीछे भी है इसमें, ठीक है। फिर तीसरा है, वे घुमंतू खेती करते थे। जब एक जगह की ज़मीन कम उपजाऊ या बंजर हो जाती थी, तो वे लोग उस जगह को छोड़कर नई जगह चले जाते थे उपजाऊ ज़मीन की तलाश में। तो यहाँ पर देखिए, ये घुमंतू नहीं थे और खेती वगैरह की वजह से नहीं था। थर्ड पर मौसम संबंधित था, तो ये ही गलत हो जाएगा आंसर। तीसरा भी देखते हैं, यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। हाँ, मौसम, इसमें मौसम है ना, तो ये भी है, ये तीसरा नंबर का है। चौथा क्या है? नदियों, ठीक है, झीलों, झरनों इत्यादि का पानी सूखता था, ठीक है। तो सूखता था, तो इसलिए पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों के सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था, तो तलाश में, ठीक है। तो ये आंसर सभी सही है, ठीक है। तो इनमें थर्ड नंबर का सही नहीं है, तो उसी को हम करेक्ट आंसर मानेंगे, ठीक है।
नहीं है पूछा है ना उसने, है नहीं पूछा है पूछा होता तो ये सभी सही होते, वो गलत होता। अब नहीं है तो वही गलत है। संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए औजार बनाए होंगे, ज़रूर बनाए होंगे। तो पत्थरों के बनाए होंगे, लकड़ियों के और मिट्टी के। किसके बनाए होंगे? पत्थरों के, लकड़ियों और हड्डियों के। और केवल पत्थरों के कोई नहीं। तो देखिए हमने पढ़ा था कि किस किस के औजार बनाए गए थे पहले, तो पत्थरों से भी बने थे, लकड़ी से भी बने थे और हड्डियों से। तो बी नंबर सही हो जाएगा। कुछ औजारों का उपयोग किया जाता था किसके लिए? फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल काटने के लिए। तो देखिए ए तो सही है, फल फूल काटने के लिए होता था। बी हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, ये भी सही है। और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल, ये भी सही है। तो मान लीजिए डी सही है आपका, ए बी सी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब डी सही है तुम्हारा। शैल चित्रकला के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो भीमबेटका में मिले हैं और दक्षिण उत्तर प्रदेश में भी मिले हैं। आरा में नहीं मिले हैं, तो डी सही होगा, ए और बी सही है। फिर राख के अवशेष तथा आग जलाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ये कुरनूल की गुफा में और हाथी गुम्फा में। ए और बी कोई नहीं, तो कुरनूल की गुफा, केवल ए सही होगा। फिर मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल के दौरान घटित हुई है? तो यह हुई है पुरापाषाण काल, तो यह सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए पुरापाषाण काल को कितने लाख साल पुराना काल माना जाता है? तो 20,000 लाख साल से 12,000 साल लाख पुराना माना जाता है, तो ए सही हो जाएगा। फिर है पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है और वह है आरंभिक, मध्य और उत्तर, तो ये बी सही हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं और उसे क्या कहते हैं? तो मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग। मेसोलिथ केवल मध्यपाषाण कोई नहीं, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है। मध्यपाषाण काल का समय क्या माना जाता है? तो मध्यपाषाण काल का 12,000 से लेकर 10,000, इसका भी ए ही सही होगा। ठीक है, सबके ए आंसर आ रहे हैं। माइक्रोलिथ लघु पाषाण किस काल के औजारों को कहा जाता है? तो माइक्रोलिथ मध्यपाषाण काल को कहा जाता है, तो ये बी हो जाएगा। और इस काल में छोटे छोटे औजार थे, उनको लघु पाषाण काल कहा जाता था। ठीक है, तो मध्यपाषाण काल है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। नवपाषाण काल का समय बताएं, तो समय क्या है इसका? 10,000 साल पहले, तो ए सही हो जाएगा। दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए और गर्मी बढ़ने लगी, जिससे घास के मैदान बनने लगे और हिरण, बारह सिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं? तो ये 12,000 साल पहले यानी मध्यपाषाण काल, तो डी सही हो जाएगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह किसका पूर्वज था? तो वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, बी सही है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो घरेलूकरण की प्रक्रिया, उत्पाद की प्रक्रिया, नगरीकरण की, और ना कोई, तो ये ए सही होगा, घरेलूकरण की प्रक्रिया। फिर है झोपड़ियों और घरों के निशान कहाँ से मिले हैं तथा लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे और उन्हें क्या कहा जाता है? तो बुर्ज होम कश्मीर और गड्ढा घर गलत है। बुर्ज होम बिहार और गर्तावास, ये भी गलत है भैया। बुर्ज होम कश्मीर और गर्तावास सी सही है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, उसे क्या कहते हैं? तो मेहरगढ़, तो इसका सही आंसर ए है। चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं, तो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हुए समाप्त। अब फिर से हम थर्ड चैप्टर पर आते हैं। ठीक है, ये है हमारा आरंभिक नगर। ठीक है, तो आरंभिक नगर इसको पढ़ लीजिएगा खुद से। जसपाल और हरप्रीत ये आपस में बातें करते हैं जो भी। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा की कहानी है इसमें। तीसरे में आरंभिक नगर वगैरह, जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता वगैरह में, मोहनजोदड़ो वगैरह, ये जो नगर का विकास हुआ कैसे हुआ वगैरह वगैरह के बारे में है। तो 150 साल पहले। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है, तो है जितनी पुरानी होगी अपनी कहानी बताएगी, अपना इतिहास बताएगा। लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं। ठीक है, और तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। ठीक है, ये भी सही है, उनको पुरा स्थल मिला जब वो लाइन बिछा रहे थे, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से
अच्छी ईंटें मिलेंगी। पहले के समय में बहुत अच्छी ईंटें थीं, ठीक है, मजबूत भी थीं, जो अभी तक उनकी इमारतें बची हुई हैं इसी कारण से, ठीक है, जो हम पढ़ पा रहे हैं, उनके बारे में जान पा रहे हैं। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए और जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं और इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट भी हो गईं, ठीक है। तो कई इमारतें नष्ट हो गईं, इसलिए कई इमारतों के बारे में तो जानकारी ही नहीं मिली। फिर उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थान को ढूँढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है और चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी और इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिलीं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाता है और कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो इन शहरों का निर्माण कब हुआ? तो 4700 साल पहले हुआ, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान दें कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1921 में हुई। और किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया। और किस नदी के किनारे बसा था? तो रावी नदी। ये थोड़ा ध्यान दें क्योंकि ये प्रश्न बनते हैं। आगे प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़ करके उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। और क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए भाई, वो कई चीज़ सिखाती है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के कोने में देखिए, ये वाला देख रहे हैं क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों पर भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। और इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं और जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता से जो नगर मिले, ठीक है, इन नगरों की विशेषता देखिए क्या थी। तो इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया और प्रायः पश्चिम भाग जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। तो 2 भागों में हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे उनको 2 भागों में बांटा गया। ध्यान दीजिए, 2 भाग में, एक पश्चिम और एक पूर्व। तो जो पश्चिम का स्थान था वो छोटा था परंतु ऊंचाई में बना हुआ था और पूर्वी हिस्सा जो था वो बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने जिन्होंने खोजा उसको क्या नाम दिया? तो उसको नगर दुर्ग नाम दिया, ठीक है, उसको नगर दुर्ग नाम दिया। और इसके बाद में जो निचले हिस्से में बना था तो उसको क्या दिया? निचला नगर कहा, ठीक है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी और इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। और दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहें, ठीक है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तो ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी ने खोजा, आई थिंक, ठीक है, और 1922 में खोजा, ठीक है, 1922 में खोजा राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को। और इस मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, पेपर से संबंधित है, अलग से इसलिए बता दिया मैंने। मोहनजोदड़ो में एक ख़ास किस्म का एक तालाब बना हुआ था, ठीक है, और उसका महान स्नानागार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तालाब को महान स्नानागार कहा जाता है। तो इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, ईंट और प्लास्टर। और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इसमें भरने के लिए, तालाब में पानी भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। उपयोग करने के बाद इसको खाली कर दिया जाता और शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो विशिष्ट नागरिक ही करते थे, विशेष अवसर पर करते थे, इसलिए पानी को खाली कर देते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यदि पूछ ले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बोलेगा कि अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? अग्निकुंड तो कालीबंगा और लोथल से मिले हैं, ठीक है। और संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, तो संभवतः है जब यज्ञ कुंड मिले हैं तो यज्ञ किए जाते होंगे, ठीक है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी थे। भंडार गृह कहाँ थे पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा भंडार गृह नहीं है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल ये तीनों भंडार गृह हैं, ठीक है, याद रखना भंडार गृह। ये देखिए
ये है महान स्नानागार। तो ये देख लीजिए, जो अभी मैंने बताया महान स्नानागार है। ये देखिए सीढ़ियाँ यहाँ से भी हैं और सीढ़ियाँ यहाँ से भी हैं। तो उत्तर पश्चिम से शायद सीढ़ियाँ थीं, ठीक है। और चारों तरफ, चारों कोनों में एक एक घर भी बने हुए थे शायद, ठीक है, चारों कोनों में। और सीढ़ियाँ उतरने के लिए भी दो साइड से थी, ठीक है। और ये स्नानागार है और इसमें कुएँ से पानी भरा जाता था। विशिष्ट लोग यहाँ पे नहाते थे और बाद में खाली भी कर दिया जाता था, ठीक है। भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा नगरों में ईंटों की चिनाई, तो ईंट देख लीजिए कैसी थी। फिर अब देखिए इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। तो पूछ लेगा कितनी मंजिले, तो 1 या 2 मंजिले होते थे, ठीक है। इतना तो ऐसे तो नहीं पूछते सवाल, मगर फिर भी याद रखना चाहिए एक एक चीज़ हमको अच्छे नंबर लाना। तो घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। जो घर होते थे उस समय में हड़प्पा सभ्यता में, ये या फिर सिंधु सभ्यता में, ठीक है। तो उस समय क्या था कि घरों के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आंगन के चारों ओर कमरे होते थे, बीच में आंगन होता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में, ज़्यादातर घरों में अलग से एक स्नान घर होता था। और कुछ घरों में कुएँ भी होते थे, कई घरों में कुएँ भी होते थे, ठीक है। तो कई नगरों में ढके हुए नाले थे। कई नगरों में, बहुत सारे नगर थे ना हड़प्पा सभ्यता में, ये थोड़ी कि एक ही नगर होगा, तो कई सारे नगर थे। और उनमें कई नगरों में ढके हुए नाले थे और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। ये जो नाले थे सावधानी से बनाए जाते थे और सीधी लाइन में बनाए, ताकि उनमें सभी की नालियाँ जो हैं घर से पानी आने वाला उसमें जुड़ सके, ठीक है। और हर नाली में हल्की ढलान होती थी और ढलान भी होती थी हर नाली में, क्योंकि नाली में ढलान नहीं होगी तो पानी कैसे जाएगा आगे को, ठीक है। ढलान भी होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, ठीक है। और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता। घरों की जो नालियाँ होती थी उनको सड़कों की नाली, सड़क में बड़ी नाला होता था, नाला उस नाले से जोड़ दिया जाता था। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। तो ढके थे ना नाले, तो इसलिए मेन होल जगह जगह पर बनाए गए ताकि उनको साफ भी किया जा सके समय समय पर, जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। और घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो योजनाबद्ध तरीके से सड़क और घर और नाले और सड़क, इन 3 चीज़ों को योजनाबद्ध तरीके से एक बार में ही किया जाता था इनका निर्माण, ठीक है। ताकि घर और नाला और सड़क सही से बन पाए। यदि घर बन गया बाद में नाला बनाए या फिर सड़क बनाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो या फिर नाला पहले बन गया फिर घर बनाए तो दिक्कत होगी। तो इनको योजनाबद्ध तरीके से एक बार में ही घर, नाला और सड़क योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे, ठीक है। और देखिए नगरीय जीवन देखें तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, ठीक है। उस समय यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यहाँ के लोग जो थे वो खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, ठीक है। यहाँ के लोग संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे, ठीक है, यहाँ के जो शासक थे। तो ध्यान दीजिए, जो वहाँ के शासक थे ना वो लोग क्या करते थे, तो अपने लोगों को, ठीक है, वो दूर दूर तक भेज करके धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे ताकि वो अच्छी अच्छी इमारतें बना सकें, ठीक है। उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे और शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। जो खास चीज़ें थी जैसे सोने चांदी और खूबसूरत मनकों इत्यादि को अपने पास रखते होंगे, आभूषणों को। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे और इन नगरों में लिपिक भी रहते थे, ठीक है। लिपि वगैरह बनाने वाले लिपिक लोग, ठीक है, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। तो लिपिक लोग रहते थे जो लिपियाँ जानते थे बहुत सारी, और वो उस लिपि में, उस भाषा में वो मोहरों पर, मनकों पर और जो चीज़ें होती थी उनकी अभिलेख वगैरह उसमें लिखते थे। जो कई चीज़ें बच नहीं पाई हैं और कई चीज़ें जो हैं अभी तक पढ़ भी नहीं सके। मोहनजोदड़ो के समय में ऐसी ऐसी लिपियाँ थीं जो उस पे लिखा हुआ है पत्थर पे, कई लोग जाते हैं वहाँ पे उसको पढ़ नहीं पाते हैं कि क्या है वो। और मैंने सुना है उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाहर में वो भूल भुलैया करके कुछ है ऐसे ही, और बाहर में एक पत्थर में लिखा हुआ है कुछ, उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। उसको बोल रहे हैं कि यदि पढ़ लेगा ना तो उस जगह तक वो इंसान पहुँच करके वापस आ भी पाएगा, या फिर उसको ऐसा कुछ खजाना मिल जाएगा, ऐसे कुछ क्या बोलते हैं पता नहीं, ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। तो जो लोग जाते हैं ना वहाँ पर वापस नहीं आ पाते, ऐसा भी बोलते हैं। कई लोग गए वापस नहीं आ पाए, ऐसा कुछ है, मगर मैं नहीं बोल सकता कि एग्जैक्ट है कि नहीं।
ठीक है। तो आगे देखिए, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। शिल्पकार मूर्ति वगैरह बनाने वाले, पत्थर को तराशने वाले, और स्त्री पुरुष भी रहते थे, और जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। अपने घरों पर भी बनाते थे और उद्योग स्थल पर जहाँ पे काम करते थे वहाँ पर भी बनाते थे। लोग लंबी यात्राएँ भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएँ लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। तो लोग जहाँ जाते थे ना, दूर दूर यात्रा करते थे, वहाँ से वो लोग वहाँ की उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे, और वहाँ की जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, किस्से, वो भी लेकर के आते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो देखिए, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले, और खिलौनों को मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। ये हैं खिलौने, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं हमको अवशेष के रूप में। ये देखिए और ये देखिए, और यहाँ पर लिखा भी है कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं। तो ये नाला है, ठीक है, और ये कुआं है, और इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है, ठीक है, खास लिपि में है मुहर इसके ऊपर। कहाँ है भैया? हाँ, तो ये है, देखिए, ये कोई लिपि लिखी हुई है, इसको पता नहीं क्या, कौन सी लिपि है, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं बोलते, कोई पता नहीं है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने भी हैं। तो देख लिए, अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया। ये मिट्टी के खिलौने हैं और ये लिपि है, और अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है। आगे देखिए, नगर और नए शिल्प। तो नगर और नए शिल्प देखें तो आओ अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, और उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी, ठीक है। तो जो कई चीज़ें मिली हैं ना वहाँ से, तो वो पत्थर से, शंख से, तांबे, कांसे, सोने, चांदी से बनाई गई थी, ठीक है। और तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो यदि पूछ ले कि तांबे और कांसे से क्या बनाते थे, तो औजार, हथियार और गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो गहने और बर्तन किससे? तो सोने और चांदी से, ठीक है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक धातु वस्तुओं में मनके थे, बाट थे और फलक थे। यदि पूछ ले कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आकर्षक वस्तुओं कौन सी मिली, तो मनके, बाट और फलक मिले हैं, ठीक है। ये भी देख लीजिए जो साइड में है। ऊपर पत्थर के बाट देखो, ये देखो, ये बाट हैं, रखे हैं जो ऊपर, और कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है, और इन्हें चर्ट पत्थर को बनाया गया है, और इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। और मध्य में बाएं मन के इनमें कई कॉर्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे, और पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए, और इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। और मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, और इसमें उसे कढ़ाई और वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो ये मूर्ति है, ये खुद देख लीजिए, ये मूर्ति है, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए मनके वगैरह क्या क्या हैं जो बनाए गए। अब आगे देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यदि बोल दे कि काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। और किस कलर से डिजाइन? काले रंग से, और खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन तो इस हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। फिर देखिए, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। पूछ ले कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी? कपास की। 8000 साल पहले गेहूं, जौ की, ठीक है। यदि आप फिर पूछ ले कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कितने साल पहले, तो 7000 साल पहले होती थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं पूछेगा, तो मोहनजोदड़ो से। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। कहाँ पर मिले हैं? तो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं, ठीक है। पकी मिट्टी और फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। तो पकी मिट्टी तथा फेयंस जो हैं वो जो बनी तकलियाँ हैं उनसे वो सूत कताई का संकेत देती। किसका? सूत कताई की। सूत की कताई होती थी क्योंकि पकी मिट्टी और फेयंस से बनी तकलियाँ मिली इससे, ठीक है।
इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था और विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। ठीक है, जैसे कि पत्थर का तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है और यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम होगा। तो ये देखिए, ये ओके, ये मूर्ति है। फिर देखिए, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है और हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे और या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, ज़रूर हो सकते हैं। अब फेंस देख लीजिए, ये फेंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख तो पाए जाते हैं, शंख भी पाए जाते हैं, पत्थर भी पाए प्राकृतिक तौर पर, ठीक है। लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया था। फेंस जो है उसको कृत्रिम रूप से तैयार किया था। कैसे? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है और इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री होते हैं, हल्के समुद्री होते हैं, ठीक है। और फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो पूछ ले, मनके से क्या बनाए जाते थे, फेंस से क्या बनाए जाते थे? तो मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज, कच्चे माल की खोज। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, और जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। और इनसे, तो कच्चे माल क्या है? जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या किसान ने बनाए हैं, जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, ठीक है। पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, ठीक है। किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे कि लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं और इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक किसान ने कपास को उगाया, वो कच्चा माल है। और कपास एक कच्चा माल है, ठीक है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो बाद में कताई बुनाई करने के बाद कपड़ा तैयार हुआ ना, तो पहले किसान ने बनाया कपास, वो कच्चा माल है, और उससे बनाई गई अलग कपड़ा तैयार किया गया, वो कच्चा माल नहीं है। तो हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं और लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात किए करते थे। मगर इन चीज़ों को वो दूर दूर से, कैसे? तांबा, सोना, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो यदि पूछे कि तांबे का आयात कहाँ से करते थे, तो राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी, राजस्थान से और पश्चिम एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो देखिए, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ में एक धातु मिलाई जाती है, टिन। उस धातु के मिलाए बिना हम क्या नहीं कर सकते, कांसा नहीं बना सकते। तांबे के साथ में टिन मिलाया था। तो टिन कहाँ से आयात होता था? तो ईरान और अफ़गानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक जो कर्नाटक है राज्य, वहाँ से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से होता था? तो गुजरात और ईरान और अफ़गानिस्तान, तो यहाँ से। तो ईरान से और अफ़गानिस्तान से और गुजरात से बहुमूल्य पत्थर का आयात होता था, ठीक है। साइड में है, उसको भी पढ़ लेते हैं। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, और इन चित्रों को देखो। और एक खिलौना है और एक दूसरी मुहर है। तो ये बैलगाड़ी है, इससे ले जाते थे, और ये खिलौना है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते? और पिछले अध्याय में तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी। भाई बैलगाड़ी वगैरह से जाते होंगे और किसे जाएंगे, ठीक है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, नगरों में जो रहते थे उनके लिए भोजन। तो लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे, नगर ही में ही नहीं रहते थे, गाँवों में भी लोग रहते थे, ठीक है। अभी भी गाँव में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, ऐसे ही वे अनाज उगाते थे। गांव वाले लोग अनाज उगाएंगे और जानवर पालते थे, ऑब्वियसली अभी भी पालते हैं। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। जो किसान होते थे, चरवाहे होते थे, पशु पालते थे, वो लोग शासकों और लेखकों और दस्तकारों को, जो शहर में रहते थे, उनके खाने के सामान देते थे। और पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे।
ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। तो हड़प्पा सभ्यता में ज़मीन की जुताई के लिए एक हल का प्रयोग किया गया। तो पूछ लेगा किस काल में हल का प्रयोग किया गया, तो हड़प्पा काल में, ठीक है। और वो किसका था? मिट्टी का था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, मिट्टी से नहीं, सॉरी, लकड़ी से बनाए जाते थे। और लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, और खिलौने जो है वो लकड़ी का नहीं, मिट्टी का होगा भाई, लकड़ी तो गल सड़ जाएगी ना, ठीक है, मिले हैं। और इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी और इसलिए क्योंकि प्रायः लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है, ठीक, और कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, क्योंकि बारिश कम होती थी ना इस क्षेत्र में, तो सिंचाई के लिए कुछ तकरीब अपनाएंगे ना, तो इसलिए वो लोग संचय करते थे, ठीक है, पानी का, और किया जाता होगा। और संभवतः बोल रहे हैं ज़रूरत के पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी, ठीक है। तो अनुमान लगा रहे हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे हड़प्पा के सभ्यता के लोग। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, और लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। तो जो सूखे महीनों में जब सूखा पड़ जाता था ना, उस समय में मवेशियों के झुंडों को वो लोग चारा और पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाते थे, ठीक है। और वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। तो कैसे, किन फलों को इकट्ठा करते थे वो लोग, चरगाह लोग? तो बेर जैसे फलों की इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। भी एक पेज ये है, फिर इसके बाद में ये है 2, फिर 3, बस ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थान मिले हैं ना, वो लगभग में गुजरात से हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। तो कहाँ पर बसा था? तो कच्छ के इलाके में, कच्छ एक इलाका है गुजरात में, और उसके खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा का मतलब है सफ़ेद कुआं, ये भी ध्यान दीजिए अर्थ इसका, ठीक है। वहाँ साफ़ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। हड़प्पा सभ्यता के वहाँ पर भी कई क्या बोल रहे हैं कि सभ्यता के नगर 2 भागों में विभक्त थे, और धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। तो हमने देखा ना पश्चिम और पूर्व वाला पहले, तो वो 2 भागों में थे, परंतु यहाँ धौलावीरा नगर जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके चारों ओर, इसके हर हिस्से में चारों ओर क्या बनाया गया था? ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी पत्थरों की, ठीक है। और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी थे। तो बड़ी बड़ी ईंटों के दीवार बनाए गए थे, पत्थरों के, ठीक है, और बड़े बड़े द्वार भी थे इसके अंदर जाने के लिए, ठीक है, प्रवेश द्वार। और इस नगर में एक खुला मैदान भी था। इस नगर में एक खुला बड़ा मैदान भी था, ठीक है, और जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। वो मैदान था, उस मैदान में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, ठीक है। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है, और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, ठीक है। और यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। तो आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख थे वो मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, ठीक है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। तो यदि पूछ लोथल नगर कहाँ पर बसा था, तो गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती है, उस साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो ये कहाँ पर बसा था लोथल? तो भोगवा नदी है भाई, इसमें नाम नहीं दिया उसका। साबरमती की एक उपनदी है भोगवा नदी, उस नदी के किनारे लोथल बसा था। और गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी, उस नदी की भी उपनदी भोगवा नदी के किनारे बसा लोथल। यह स्थान
यहाँ पर बसा था और यहाँ पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। और इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह से कई मोहरें, तुमने पढ़ा है ना पहले, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये भंडार गृह थे। तो एक भंडार गृह भी था। ये भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है, ठीक है। मोहरें भी मिली हैं, मुद्रांकन भी मिले हैं, मोहरबंदी भी मिली है। अभी हम दिखाएंगे कि ये जो गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप जो है वो मोहरबंदी कैसी होती है। तो लोथल का बंदरगाह, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा और जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थीं और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। ये देखिए, ये है, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था, ठीक है। इमारत मिली है और यहाँ पर पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है, इस इमारत से। तो मुद्रा या मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी, इसके कई नाम, कई प्रकार से बोलते हैं, मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था और थैले को बंद करने के बाद उनकी मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। भाई, एक जगह से दूसरी जगह जो डिब्बे में सामान वगैरह भर के भेजते थे ना, तो उस पर गीली मिट्टी से एक मुहर लगाते थे ताकि छूटे ना और पता चल जाए, ठीक है। तो इसलिए उसको मुहरबंदी कहा जाता था। भाई, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। भाई, मिट्टी की मुहर लगा रहे हैं, जानने में ही टूट सकती भाई, मगर टूटी नहीं होगी तो समझेंगे कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ, टूट गई तो छेड़छाड़ हुआ है। तो भाई उसको बहुत आसानी से ले जाते होंगे, बहुत बचा करके टूटे ना, है ना। फिर आगे देखिए, सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। ये अंत का रहस्य मतलब हमारा चैप्टर भी अंत हो जाएगा अभी, इसके बाद में चौथा चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो वगैरह जो भी है, ये सभ्यता, धौलावीरा वगैरह जहाँ जहाँ पर बसा हुआ था, तो इसके अंत होने का क्या रहस्य है देखते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। कितने साल पहले? 3900 साल पहले, ये डेट पूछ सकता मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, ठीक है। और किन नगरों को छोड़ दिया? हड़प्पा सभ्यता के नगरों को, हड़प्पा नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। लेखन करने का, मुहर का, बाटों का बंद हो गया प्रयोग, ठीक है। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। दूर दूर से जो कच्चा माल आता था, पत्थर वगैरह क्या क्या, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जो मोहनजोदड़ो था वहाँ पर सड़कों में कचरे का ढेर बनने लग गया और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और जल निकलने का जो रास्ता था, प्रणाली थी, वो बंद हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। सड़कों पर ही लोग झुग्गी झोपड़ी बनाने लग गए, ठीक है। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। तो ये पूछ लेगा, वहाँ पे प्रश्न पूछता है और पूछ लेगा नहीं, ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो वहाँ पर लिखा होगा कि नदियाँ सूख गई थीं, तो इसलिए ऐसा विद्वानों द्वारा कहा गया है। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, तो ये भी सही है। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। तो भाई ये संभवतः कारण बता रहे हैं, अपने आप अनुमान लगा रहे हैं। तो इसमें जो बताया गया है वही सही है। इसके अलावा यदि कुछ और प्रश्न में दे देता है तो वो सही नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है वही सही है। ये क्या जता रहे हैं कि नदियाँ सूख गई होंगी, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, या जंगलों का विनाश हो गया होगा, या फिर ईंटें पकने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए वो लोग वहाँ से चले गए थे। इसके अलावा भी मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, इसलिए वहाँ से चले गए होंगे लोग। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया भाई, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, सभी में तो नहीं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। ये ठोस थोड़ा सा ठोस कारण है ये, कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया शायद, इसलिए वो हड़प्पा से लोग भी समाप्त हो गए, वहाँ से रहना भी बंद कर दिए, इधर उधर चले गए और विनाश होने लग गया उसका,
ठीक है। और परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है और आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। क्यों नहीं बसेंगे भाई, जब धीरे धीरे विनाश होने लग जाएगा, शासक वगैरह सही शासन नहीं कर पाएगा। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ और इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। नए नगर विकास हुआ उसके बाद में 1400 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आपका कल्पना करो, तो पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों चैप्टर समाप्त होते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर थोड़ा सा रह गया था तो उसको भी बता दिया, उसके क्वेश्चन आंसर भी बता दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में थर्ड चैप्टर भी हम पढ़ लिए, हड़प्पा से संबंधित जो आरंभिक नगर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम चौथा चैप्टर लेकर के आएंगे, ठीक है। और चौथा चैप्टर को अच्छे से जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगा मैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, बीच बीच में उसको भी ध्यान से सुनिए, उसको भी लिखिए और ये पेपर में ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ से भाई जो एनसीईआरटी ना इससे ही पूछता है, एनसीईआरटी से अलग नहीं पूछता है, बहुत कम पूछेगा तो। और इसी से स्टेटमेंट बेस्ड पूछता है भाई, ठीक है। तो इसमें थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बना करके देता है और कथन कारक वाले भी बहुत पूछता है, तो कथन कारक को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, मॉक टेस्ट देख लेना। मॉक टेस्ट के लिए मैंने बता दिया है, सचिन सर का ऐप है सचिन एकेडमी, वहाँ पर भी फ्री में कई सारे मिल जाते हैं। वहाँ नहीं मिलेंगे तो तुमको टारगेट विद अंकित करके है ऐप, वहाँ पर ज़रूर मिल जाएंगे तुमको बहुत सारे। हर एक संडे वो लोग फ्री में डालते हैं मॉक टेस्ट, वहाँ से भी देखिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट की वेबसाइट से जा कर के डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके और तुम टाइमिंग स्टार्ट करके 2.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा करो उसको, ठीक है। और फिर इसके बाद में तुम आंसर की से मिलाओ, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ठीक है। और टारगेट विद अंकित से जो तुम डाउनलोड करोगे ना, वहाँ पर OMR सीट भी वो लोग देते हैं, तो वहाँ से वो भी डाउनलोड करके फिर उसको भी भरो बोले, क्योंकि 2.5 घंटे में ये सब कुछ करना तुमको बहुत ज़रूरी है और मैंने भी किया था। ऐसा नहीं करोगे तो तुमको बहुत दिक्कत होगी टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, नए जुनून के साथ और नई तैयारी के साथ। आई होप तुम लोग ऐसे पढ़ते रहोगे ना, सच बोल रहा हूँ, तुम पेपर को ना ऐसे इजीली करके आओगे ना, तुम 2.5 नहीं 2 घंटे में करके आ जाओगे और अच्छे से करके आओगे और भाई तुम्हारा एकदम पेपर करेक्ट जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम SST को वैसे ही जारी रखेंगे और पूरा करने के बाद में इसी के बीच बीच में मैं 1-2 वीडियो और ला लूँगा, जैसे कि हिंदी, संस्कृत या फिर पेडागोजी CDP वगैरह हो गया, क्योंकि वो भी पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ भी 90 नंबर है, यहाँ पर भी 60 नंबर है, तो ये सभी नंबर हमको चाहिए क्योंकि अच्छा रैंक लाना है। तो ठीक है, तो लव यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर, टेक केयर।